लिए। तो आज के करंट अफेयर्स 1 जुलाई, नया महीना, नई शुरुआत, नए करंट अफेयर्स। कल प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आए थे। उन्होंने एक स्कीम जिसकी खासकर बात की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसके अंडर कल्याण योजना को ही योजना का रूप दिया जा रहा है। इसके अंडर अब लोगों को फास्ट में डॉट हो गया 5 किलोग्राम फ्री व्हीट या राइस मिलेगी, ठीक है, जो 80 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। 1 किलो फ्री चना पर फैमिली पर मंथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं इसका पूरा कंक्लूजन बताता हूँ। बेसिकली मतलब ये पॉइंट्स आप रीड कर ही लोगे, तो मैं आपको मेन चीज बता दूं। ये तो क्या क्या मिल रहा है, ये चीजें लिखी हुई हैं कि स्कीम के अंडर क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या चीजें। जैसे गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे कुछ 8 करोड़ फैमिलीज को, ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं। बेसिकली देखो, जब से पेंडेमिक हिट हुआ है, ये पूरा कोविड का इंसिडेंस हुआ है, सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड लोग हैं ना, वो लेबर क्लास है। इंडिया ऑलरेडी इंडिया की ऑलरेडी जो 60% आबादी है ना, वो गरीबी से नीचे है, ठीक है। और इन 60% को गवर्नमेंट अगर ना सपोर्ट कर पाए आम दिनों में, तो भूखमरी इंडिया में सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब पेंडेमिक के केस में क्या हुआ है, पहले तो चलो ये 60% के पास कोई ना कोई वर्क तो था, कोई ना कोई काम तो था जिससे वो थोड़ा बहुत तो कमा लेते थे। बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, वर्कर्स जहां चल भी रही हैं, वर्कर्स की स्ट्रेंथ हाफ कर दी गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो है, जिसके कारण ये लेबर क्लास की बहुत जॉब्स गई हैं। यहाँ लेबर क्लास तभी यहाँ से माइग्रेट भी करगी वापस अपनी नेटिव प्लेसेस पे, ठीक है, सारे स्टेट से अपने नेटिव प्लेसेस की तरफ माइग्रेट करगी। बिकॉज ना जॉब है, ना खाने को है, ना रहने को, रेंट देने को है, कुछ भी नहीं पीछे बचा हुआ। तो सरकार अगर नहीं सपोर्ट करेगी, इंडिया में होता क्या है, एक ना, जब हम पढ़ते हैं कि इंडिया में पावर्टी क्या है, एक ना, तो एक तो लोग होते हैं, देखो, एक हम पावर्टी लाइन बनाते हैं, ये तुम्हारी पावर्टी लाइन हुई। एक तो चलो जिन्हें हम कह रहे हैं कि हाँ उन्हें गवर्नमेंट की हमेशा जरूरत है, वो तो बिलो पावर्टी लाइन लोग है ही हैं, जो इतने गरीब हैं कि वो रोज का अपना खाना भी नहीं जुटा पा रहे, वो सारे बिलो पावर्टी लाइन लोग माने जाते हैं। पर कुछ को ना, हम पिछले कुछ साल इंडिया के डेवलपमेंट के कारण एक ऐसे थ्रेशोल्ड में ले आए हैं जो अबव पावर्टी लाइन आ चुके हैं। पर ये जो अभी जोन होता है, ये भी एक तरह से डेंजर जोन ही होता है। ये कभी भी दोबारा पावर्टी में जा सकते होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर सरकमस्टांस ऐसा बना तो ये फिर से पावर्टी में गिर सकते हैं। मतलब इनकी कंडीशन पहले से बेटर हो गई है, पर अगर कंडीशंस खराब होती हैं फैमिली में भी, लेट्स सपोज, मतलब पेंडेमिक तो बहुत बड़ी चीज होगी, अगर फैमिली में जैसे कोई कभी बीमार भी पड़ जाता है ना, और बीमारी का बहुत ज्यादा खर्चा आ जाए, पूरा परिवार फिर से गरीबी में चला जाएगा। ऐसी चीजें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस केस में ये देखो कि ये तो तब भी बीमारी की चीजें हैं, यहाँ पे तो कमाने का साधन ही अगर नहीं बचा, तो ये सारे के सारे वापस चले जाएंगे। तो इंडिया ने जो 1991 से लेके इतनी प्रोग्रेस की है, इतने हमने गरीब इस लाइन से ऊपर किए हैं, वो सबका वापस यहाँ पे गिरने का रिस्क है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मॉल न्यूट्रिशन जैसी चीजें, ये पहले ही हमारे यहाँ पे बच्चों में बहुत ज्यादा है। मॉल न्यूट्रिशन होता है जब अच्छे एक न्यूट्रिशियस खाने की कमी कारण हमारी बॉडी अलग अलग विटामिन या मिनरल्स में डेफिशिएंट हो जाती है, उसे कहते हैं मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बच्चों में पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया में बच्चों में मॉल न्यूट्रिशन बहुत आम पाया जाता है।
ढंग से खाते नहीं है, ठीक है, या मिलता ही खाना कम है, तो इस कारण मॉल न्यूट्रिशन की इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये और बढ़ जाएगी, खासकर अगर पावर्टी से जोड़ के देखा जाए तो गरीबों में प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके कारण पिछले महीने मैंने तुम्हें 2 डेफिनेशंस बताई थी, बच्चों में क्या होता होता है, मैं लिखता हूं, तुम में से किसी को डेफिनेशन याद है तो बताओ। स्टंटिंग, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। वेस्टिंग। स्टंटिंग क्या होती है? जब उनकी एबनॉर्मल तो जिन्हों हाइट की होती हाइट है। से हाइट नहीं ज्यादा इंक्रीज होंगी। हाइट किससे मेजर करोगे? हाइट टू, मतलब तुम कैसे बताओगे कि हाइट कितनी होनी चाहिए? तुम्हें कैसे पता कि हाइट कितनी होनी चाहिए? कोई तो क्राइटेरिया रखोगे ना कि यहाँ पे इतनी। अकॉर्डिंग टू हाँ, बॉडी वेट, नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू एज। एज। एज, हाइट टू एज, एज के अकॉर्डिंग हाइट कितनी है। वेस्टिंग होता है कि वेट कितना है टू हाइट, ठीक है। ये बच्चों में 2 चीजें, लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा अपनी उम्र से, जितनी उसकी एज है उसकी जो मिनिमम हाइट होगी, मिनिमम हाइट से छोटा रह जाए, वो इसीलिए ज्यादातर होता है कि मैक्सिमम केसेस में, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम केस में वो तभी होता है अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी आ रही है, ठीक है, तो बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही। तो अगर कोई बच्चा अपनी एज से, मतलब हर एज की एक मिनिमम हाइट होती है, मैक्सिमम तो चलो बढ़ती जाए कोई इश्यू नहीं, मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए। एक एवरेज हाइट होगी कि हर बच्चा एवरेज इतने एज का, इतने हाइट का हो सकता है, ठीक है, इस एज में, मतलब आम इतना पाया जाता है, पर मिनिमम अगर कोई कम भी रहा तो वो इतना होगा, ठीक है। तो अगर कोई उस चार्ट, वो मिनिमम से नीचे रह जाता है, उसे कहते हैं कि वो बच्चा स्टंटेड है, ठीक है। दूसरी तरह ऐसे ही अब बच्चा लंबा, हाइट बढ़ती जा रही है पर वेट बढ़ नहीं रहा, उसे कहते हैं वेस्टिंग हो रही है उसकी, वो बच्चा वेस्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का असर मॉल न्यूट्रिशन पे होता है, मतलब मॉल न्यूट्रिशन कारण होता है ये दोनों चीजें। तो इन चीजों से इंडिया को बचाने के लिए, बिकॉज हम पहले ही इंडेक्सेस अपने इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर सोशल इंडेक्सेस, वो और ना गिर जाएं, इस कारण ऐसी स्कीम्स को ऐसे टाइम में लॉन्च करना बहुत जरूरी है, ताकि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जा सके, वीक एज्ड विडोज को, जैसे दिव्यांग कैटेगरी, यानी कि जो आपके डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें, ठीक है। मनरेगा की वेज बढ़ाई गई है, 20 रुपए से खैर बढ़ाई गई है, पर चलो हमारे इंडिया में जब हम कहते हैं कि 27 रुपए पर डे पावर्टी लाइन से ऊपर है बंदा, तो 20 रुपए बढ़ाई गई, तो तुम एक दिन एक्चुअली गरीबी से बाहर निकाल रहे ਸਰ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 100 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਬਟ हो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ? वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता होता ਬਟ ਸਰ ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 23 ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, 20 20। 20 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 20 ਸਰ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਾ। नहीं, ये तो चलो मैं मानता है कि 20 रुपए चलो कुछ भी नहीं बनता, चलो आजकल ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ कर रहे हो, तो सुनो मैं करंट अफेयर्स हिंदी में बोलूं, जब क्या कहते हैं आपको, ये 20 रुपए इस फोटो को कहाँ जोड़ के देखना है, ये 20 रुपए को ये 5 किलो जो गवर्नमेंट की दाल आटा स्कीम्स है ना उनके साथ जोड़ के देखना है। जैसे कि जो ओके ओके गवर्नमेंट सर। दाल आटा स्कीम्स देती हैं, ठीक है, सरकार वहां पे भी तो हेल्प कर रही है, वहां पे क्या कहते हैं आपके, जैसे आटा 2 रुपए, ठीक है, दाल, सॉरी दाल 2 रुपए, आटा 3 रुपए और चावल 5 रुपए, ऐसे करके जो दे रही है पर केजी तुम्हारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो एक साइड सरकार खाना सस्ता करके दे रही है, 2013 का एक्ट है, एक साइड सरकार खाना सस्ता करके दे रही है, दूसरी साइड सरकार मनरेगा के थ्रू इसे खरीदने की कैपेसिटी, मतलब 20 रुपए का इंक्रीज आया है। वैसे अगर तुम्हें रफली मनरेगा की वेजेस बताऊं तो दिन का, मतलब अर्बन एरियाज में 300 से 500 मिल जाता है कुछ शहरों में,
ठीक है, तो उस समय 20 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। अब ये डिपेंड करेगा अलग अलग जगहों पे, मैं सिर्फ रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। तभी सरकार ने भी यहाँ पे नहीं लिखा कि नई वेज क्या है, बिकॉज ये एरिया टू एरिया वेरी करती है कहाँ पे। बिकॉज मनरेगा की वेज किससे डिसाइड होती है कि वहां पे इन्फ्लेशन कितनी है, रेट्स कितने हर चीज के। मनरेगा की वेज भी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो रूरल एरिया में मनरेगा की वेज कम होगी, अर्बन एरिया में ज्यादा होगी। उसमें भी क्या कहते हैं, हाँ, जहाँ पे महंगाई ज्यादा होगी वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा होगी, दूसरी जगहों पे कम होगी। अगला करंट अफेयर था कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। अब हम इंडेक्स एक निकालते हैं हर क्वार्टर में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या है, बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है, उसे मॉनिटर करता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मॉनिटर करता है कि इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो कर रही हैं, हर सेक्टर की ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी सच एज मिनरल माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ। तो इससे हमें पता क्या चलता है, देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसलिए इंपॉर्टेंट है, यही ग्रोथ है जो हमारे एक्सपोर्ट्स को भी लीड कर रही है, प्लस हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ही तो सेक्टर है जहाँ पे जॉब्स आएंगी। तो अगर सेक्टर ग्रो करेगा तभी तो जॉब्स आएंगी और तभी हमारा एक्सपोर्ट ग्रो हो रहा होगा। अगर हमने इकोनॉमी की असली तस्वीर देखनी है बिना इंडिया की बाकी पिक्चर देखे, सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखनी है इंडिया की, तो सबसे बेस्ट इंडेक्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन माना जाता है। ये ग्रोथ रिकॉर्ड करता है डायरेक्टली इंडस्ट्रियल लेवल पे बिना किसी और चीज को ऐड किए, ठीक है। ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म चेंजेस तक मॉनिटर करता है इन दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो ये पूरी वॉल्यूम के कितनी प्रोडक्शन हुई है, उस पूरी वॉल्यूम को ही मॉनिटर करता है बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के थ्रू एक गिवन पीरियड में और चोजन बेस पीरियड। मतलब बेस पीरियड का पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन बता दूं। देखो हर इकोनॉमिक फिगर जब तुमने लेनी है ना, जैसे कि ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, इंडस्ट्री श्रैंक 23% इन मई 2020, ठीक है। ये क्या, इसका क्या मतलब है, किसके रिगार्डिंग आया है ये परसेंटेज। सीसैट में आजकल परसेंटेज का चैप्टर कर रहे हो ना, परसेंटेज का ही कर रहे हो, क्या करना है, चलो कोई बात नहीं, जो भी कर रहे हो। परसेंटेज जब भी निकालनी है, आम भी लगा लो। अगर मैं 100 में से बोलता हूं कि 25, तभी मेरा 25% आएगा अल्टीमेटली। मतलब मैं 25% की बात कर रहा हूँ, 100% में से 25% मान के चल रहा हूँ। तो कोई ना कोई तो मुझे बेस रखना पड़ेगा ना, जिससे मैं मान के कह रहा हूँ कि अब 23% कम हो गया। तो कोर इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी यही हो रहा है। पिछले महीने मतलब अप्रैल के कंपैरेटिव मई में 23% इंडेक्स और गिर गया। ये 3 महीने स्ट्रेट हो गए जब गिरता आ रहा है ये, ठीक है। मतलब अभी मई की फिगर्स रिलीज हुई हैं, थोड़ा ये पीछे चलता है ऑब्वियसली, डेटा कंपाइल करने में टाइम लगता है। तो ये जो ट्रेंड है ये ऐसे नोट किए जाते हैं, ठीक है। बेस पीरियड का कंसेप्ट समझ आ गया? बेस पीरियड में कोई डाउट? बेस का मतलब होता है जिसके कंपैरिजन में ये परसेंटेज निकाली जाएगी। लेट्स सपोज मैं इंडस्ट्रियल आउटपुट निकालता हूं 2011 के मई के अकॉर्डिंग, मतलब मई डेट भी 10 तारीख, ठीक है। तो जब मैं देखूंगा 2020 में मई 10 को इंडस्ट्रियल की वॉल्यूम कितनी बढ़ गई, तो यहां से लेके यहां तक जितनी प्रोडक्शन बढ़ी होगी या कम हुई होगी वो परसेंटेज आ जाएगी बेस ईयर। वैसे ही आप मंथ टू मंथ भी कर सकते हो। अप्रैल 10 2020 को कितनी थी और 10 मई 2020 को कितनी होगी, तो ये ਤੇ ਬਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦੇ ਪੌਣ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ डिवाइड करके ਕਰਦੇ होंगे। हाँ, नहीं तो टोटल का वॉल्यूम देखा जाता है ना, हर इसका ये जो इंडेक्स है ये बहुत ही डिटेल्ड है, ऐसे नहीं है। इसमें ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, हर इंडस्ट्री को एक परसेंटेज का वॉल्यूम दिया हुआ है कि कितना उसका परसेंटेज इसमें काउंट होगा, ठीक है। ओके, मतलब हर इंडस्ट्री की एक अपनी परसेंटेज है। हाँ जी, उसके बाद ओके। उसकी मतलब इंडियन इकोनॉमी के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेटेज दी हुई है, ठीक है।
उसके बाद हर एक वेटेज के अकॉर्डिंग उनकी जो वॉल्यूम कितना उन्होंने उस चीज को जनरेट किया है उसके अकॉर्डिंग उसके पॉइंट्स जोड़े जाते हैं और अल्टीमेटली ये इंडेक्स तैयार होता है। ठीक है, ये कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बेसिस पे तुम्हारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है, मतलब मंथ, हर मंथ का डेटा, चाहे 2 महीने पीछे रिलीज होता है पर हर मंथ का डेटा ये रिलीज होता है, 1 महीना पीछे चलता है। जैसे अब जून खत्म हुआ है तब जाके तुम्हारा मई का डेटा आया है। ठीक है, 1 महीना पीछे चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर जो है वो रिलीज करती है, डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट्स आती हैं। क्लियर? अब इसमें तुम्हें अगली चीज याद करने वाली क्या चीज है, देखो इसमें ना 8 कोर इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तो सारी इंडस्ट्रीज हैं पर सबसे मेजर इंडिया की इंडस्ट्रीज ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर हम कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी का बेस टिका हुआ है। पूरी इंडियन इकोनॉमी का बेस इनके ऊपर है। मतलब ये क्या है, ज्यादातर रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं। तो अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडिया में वैसे भी ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज यहीं से तो बाकी इंडस्ट्रीज को माल जाएगा। ठीक है, और बाकी सेक्टर्स को भी माल जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल में अगर ग्रोथ हो रही है इसका मतलब है कि बाकी इंडस्ट्रीज की जरूरतें बढ़ रही हैं, बाकी सेक्टर्स की जरूरतें बढ़ रही हैं। तो हम इस कारण इन 8 कोर इंडस्ट्रीज को इसके अंदर ही सबसे ज्यादा, ये सिर्फ 8 इंडस्ट्री, सिर्फ 8 नंबर हैं ये, इन्हें ही 40% की वेटेज मिली हुई है ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बाकी मतलब 60% में रिप्रेजेंट हुआ है। ये 8 सेक्टर्स, 8 कोर इंडस्ट्रीज ही इतना बड़ा परसेंटेज ले जाती हैं इसका, बिकॉज ये सारे रॉ मटेरियल सप्लायर हैं। क्योंकि देखो, अगर मैंने पिछले साल, लेट्स सपोज एक एग्जांपल, बेसिक से एग्जांपल लेते हैं इसके रिगार्डिंग नहीं, थोड़ा सा जनरल एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज मैंने पिछले साल 100 टन कॉटन, रॉ कॉटन खरीदी थी तो मैं उतनी शर्ट्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो तुमने रफली, अगर तुम्हें पता है कि मैंने 100 टन कॉटन खरीदी है तो तुम्हें पता है कि मेरी 100 टन कॉटन लग जाएगी शर्ट्स बनाने में। इस साल अगर मैं 200 टन लेके जा रहा हूँ रॉ मटेरियल कॉटन के तौर पे, तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी प्रोडक्शन डबल हो गई है। तो मैं इस साल डबल काम कर रहा हूँ, तभी मैं 200 टन लेके गया हूँ। नहीं तो मैं पिछले साल तो 100 टन पे था, इस साल मैंने 100 टन, ऐसा तो है नहीं कि जाके कूड़े में फेंक देना। तो इससे ही एक्चुअली समझने के लिए 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर पूरी बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर और एलाइड एक्टिविटीज और भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर इनमें ग्रोथ होती है तो बाकी इंडस्ट्रीज में अपने आप ग्रोथ बढ़ने के चांस होते हैं। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है कौन सी, यहाँ पे भी लिस्ट लिखी है, नीचे भी लिखी है, जहां मर्जी से पढ़ लेना। ठीक है, कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। एक तो ये 8 के तुम्हें नाम पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि कौन सी इनमें से 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं या नहीं है। ठीक है, दूसरा, अब तुमने क्या करना है, ये जो तुम्हारी फाइल है इसके आगे ये ना परसेंटेजेस दी हुई है। ठीक है, ये परसेंटेजेस को अरेंज करके नीचे लिख लेना, जैसे चाहे यहाँ पे लिख लेना पर यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये नंबर 1 पे आती है, नंबर 2 पे आती है, नंबर 3 पे आता है, नंबर 4 पे आता है, और 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, ये तुम्हें अरेंज करने को आ सकता है। सबसे ज्यादा देखो पेट्रोलियम रिफाइनरीज की वेटेज है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी देखो, क्योंकि इंडस्ट्रीज को, एक तो जहां जहां तुम्हारी इंडस्ट्रीज में क्योंकि बड़ी मशीन चल रही हैं वो कई बार डीजल कंज्यूम करके चलती हैं, तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज अगर ग्रो कर रही हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर ग्रो कर रहे हैं, और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लगते हैं कई बार, तो इंडस्ट्री अपने आप ग्रो कर रही है। ठीक है, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी तुम्हारा पेट्रोल डीजल ये सब कुछ बना रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इंडिया की तरक्की कैसे जुड़ी हुई है, अगर इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी खा रही हैं, अगर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी फालतू में ही उसकी प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे चाहे उसे कोई कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है,
उसके बाद थर्ड नंबर आपका है स्टील का, रॉ मटेरियल है, बथेरे आपके प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है। तो 3 तो टॉप के हमेशा याद रखना, ठीक है, 4 तक एक्चुअली याद रखो। और फिर कोल है, तुम्हारे थर्मल प्लांट से लेके और की जगह पे रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। ये 4 को ऐसे मतलब और भी अरेंज करने आ सकते हैं, तो ये 8 के 8 याद रखने हैं, पहले 4 तो हमेशा याद रखने होते हैं, इन्हें तो भूलने का स्कोप ही नहीं है। वैसे तो 8 के 8 ही याद रखने हैं, बिकॉज इंडिया की 8 ही कोर इंडस्ट्रीज हैं, इन 8 को याद रखना है। ये बार बार साल में करंट अफेयर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो अगली बारी मैंने तुमसे ये लिस्ट पूछनी है ऊपर से नीचे अरेंज करने के लिए। तो किसी ने नेक्स्ट करंट अफेयर्स था, प्रोडक्ट्स टू डिस्प्ले कंट्री ऑफ ओरिजिन। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि गवर्नमेंट को रूल जारी करे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स हमेशा डिस्प्ले करें और बाकी वेबसाइट्स के जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो किस कंट्री में बना है। ये बेसिकली चाइना के रिएक्शन पे आ रही है सारी पॉलिसीज। तो इसके रिगार्डिंग इंडिया में ऑलरेडी एक एक्ट एग्जिस्ट करता है जो ई कॉमर्स पे नहीं लागू होता, पर जनरली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स है ना उनके ऊपर ही लागू हो जाता है। तो किसी ने अगर प्रोडक्ट इंडिया में बेचना है, चाहे वो ऑनलाइन बेच रहा है चाहे वो ऑफलाइन बेच रहा है, अगर उसे प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसे ये गाइडलाइंस पूरी करनी पड़ेंगी। इसे कहते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 का एक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ऐसे क्वेश्चन जो इस साल भी अपीयर हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट बनते हैं, क्योंकि ऐसे एक्ट न्यूज़पेपर्स में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं, ये तो ऊपर सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन दी है, क्या क्या क्वेश्चन तुम्हें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सबसे पहले तो इस एक्ट ने बेस ऑफ यूनिट डिफाइन किया हुआ है, यानी कि अगर तुमने किसी भी चीज को अल्टीमेटली पीछे पैकिंग में लिखना है तो तुम्हें किस क्वांटिटी में उसे लिखना है, क्या यूनिट्स यूज करके। ठीक है, जैसे किलोग्राम की जगह तुम पौंड भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसी चीजें तुम नहीं कर सकते। अब हमने मीटर की जगह तुम कोई और जो हमारे अमेरिकन जो तुम्हारी यूनिट्स हैं वैसी चीजें यूज करने लग जाओ। ठीक है, तो इन्हीं यूनिट्स में हमेशा तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। लेंथ हमेशा मीटर्स में स्पेसिफाइड होनी चाहिए, मास हमेशा किलोग्राम्स में स्पेसिफाइड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ग्राम में हो जाएगा, पर वो इसी का यूनिट है, अगर किलो तक नहीं पहुंचता तो कई बार ग्राम्स में स्पेसिफाई हो जाता है, तो पर वो इसी के अंडर ही आता है। टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट का यूनिट है, उसके ऊपर एम्पियर हमेशा लिखने होना चाहिए कि कितने एम्पियर का है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर है तो केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, सेल्सियस में नहीं होता, केल्विन में होता है। अगर तुमने कोई जैसे ट्यूब खरीदनी है, कोई ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाला बल्ब खरीदना, ट्यूब खरीदना है, उसके यूनिट हमेशा कैंडला में होने चाहिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसे हमेशा मोल में, मतलब कोई अगर मिक्सचर है, कोई सोल्यूट सॉल्वेंट है, उसका जो सब्सटेंस है वो हमेशा मोल्स में लिखा होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद तुम्हारे प्रोडक्ट के लेबल पे क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एमआरपी होनी चाहिए, फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, ये और ऑलरेडी प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता था। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, अगर कोई एक्सपायर हो रहा है प्रोडक्ट तो एक्सपायरी प्रोडक्ट, नहीं तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर तो हमेशा होना चाहिए। जैसे तुम अगर मोबाइल फोन्स भी खरीदते हो उसमें हमेशा देखना उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है, वो व्हाइट सा जो स्टिकर लगा होता है। ठीक है, और एक्सपायरी नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि फोन कभी एक्सपायर जब तक चल रहा है सो चल रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे तभी इसके ब्रैकेट में इफ एनी लिखा होता है, मतलब यहाँ पे एक्ट में। मॉडल और प्रोडक्ट नेम अगर है कोई, एंड प्रोडक्ट टाइप क्या है। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड कंपनी कौन सी है। ठीक है, मैन्युफैक्चर किसने किया और मार्केट किसने किया है, हमेशा देखना प्रोडक्ट पे ये दोनों कंपनियां भी अलग अलग लिखी होती हैं। अगर किसी स्पेसिफिक जेंडर को के लिए वो प्रोडक्ट, तो उस पर जेंडर स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है, स्टाइल कोड या नेट क्वांटिटी वेट, ये भी उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, ये भी लिखा होता है हमेशा। ठीक है, नेट क्वांटिटी वेट हमेशा बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है।
फिर कलर या डिजाइन स्पेसिफिकेशन, लेट्स सपोज तुम कोई मल्टी कलर्ड कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो बहुत सारे कलर्स में आता है, तो उसके ऊपर हमेशा लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा कलर है। ठीक है, होता है ना ऊपर वो बॉक्स सा बना के टिक किया होता है कि कौन सा रंग है इसके अंदर। फिर इसकी कॉम्पोजिशन और मेक किस चीज की है। फिर साइज स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस क्या है प्रोडक्ट के। आर्टिकल नंबर क्या है, ताकि इसका बैच नंबर सब कुछ, लेट्स सपोज कई बार क्या होता है कोई बैच फॉल्टी निकल आता है, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट ट्रेस हो सके। तो ये बहुत जरूरी होता है कि बैच नंबर हो उनके ऊपर और आर्टिकल नंबर। प्लेस वेयर द प्रोडक्ट में बी सोल्ड, प्रोडक्ट कहाँ बेचा जा सकता है कहाँ नहीं। जैसे अगर नेक्स्ट टाइम तुम मिल्क का पैकेट खरीदोगे ना, ठीक है, हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के कंसर्न में मैं बताता हूँ, पर इंडिया में कहीं पे भी तुम देखोगे तो इस चीज को नोटिस करना, मिल्क का जो पैकेट है उसकी ना बैक साइड पे हमारे लिखा होता है पंजाब एंड हरियाणा में प्राइस क्या होगा और हिमाचल में प्राइस क्या होगा। ये बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जहां पे ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी एमआरपी डिसाइड हो रही है। मतलब ये दोनों चीजें उन्होंने जोड़ के लिखी हुई हैं, यहाँ पे हमें दिख जाता है कि अगर तुम पंजाब और हरियाणा की टेरिटरी में बेच रहे हो, लेट्स सपोज दूध होगा 17.5 का, हिमाचल में होता है 18.5 का, ऐसे फर्क आ जाता है। ठीक है, ये अगली बारी दूध के पैकेट पे नोटिस करना, ये लिखा होता है उसके ऊपर। कंज्यूमर कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन, हमेशा एक कंज्यूमर ईमेल आईडी या फोन नंबर होना चाहिए जिसपे कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट लिखवा सके अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, वो भी होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये क्या है, ये ना डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछती है। यहाँ ये वाला हिस्सा पूछेगी, ये वाला हिस्सा पूछेगी, प्रोडक्ट्स के ऊपर यूनिट्स किस में होने चाहिए। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और ये आते हैं, ये दिखने में लगता है क्या फालतू क्वेश्चन है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा होता उन्हें पेपर में लिटरली कोई आइडिया नहीं होता। और पॉइंट कैसे आएंगे, ये देखो एमआरपी जैसे पॉइंट्स तो तुम्हें पता होंगे, ये दो को पॉइंट्स तो यही आएंगे। एक पॉइंट आएगा ये जेंडर वाला, क्योंकि ये एक्चुअली हम किसी प्रोडक्ट पे इतना स्पेसिफिकली नहीं पढ़ते। ठीक है, जेंडर के ना कोड्स होते हैं, तो जो क्लोथिंग लाइंस होती है ना उनके ऊपर कोड से लिखा होता है कि मेल जेंडर का है या फीमेल जेंडर का है। तो ये हम क्योंकि बिकॉज डायरेक्टली मेल फीमेल उसके ऊपर नहीं लिखा होता, हम इसे पढ़ते थोड़ी हैं। तो यही ऐसे की चीजें ही तो जाके बाद में पेपर में वो बनती हैं, स्टेटमेंट बनती हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स हमेशा देखनी जरूरी होती हैं। नेक्स्ट इज तुम्हारी नमामि गंगे स्कीम, गंगा को साफ करने की स्कीम। वर्ल्ड बैंक ने लोन अप्रूव किया है 3,000 करोड़ का गंगा के आसपास जो घाट है उन्हें साफ करने का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। पर ये गवर्नमेंट की फेलियर स्कीम ही है। हर सरकार ने गंगा के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। बिकॉज अल्टीमेटली सरकार क्या करती है, सरकार नदी को साफ करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सरकार गलती कहाँ करती है, सरकार ना गंगा को साफ करने पे लगी हुई है। सरकार इस चीज की तरफ देख ही नहीं रही, बहुत ही स्पेसिफिक रीजंस कारण कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। क्योंकि अगर तुम प्रॉब्लम खत्म कर दोगे तो गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। यहां तुम पैसे बर्बाद करी जा रहे हो, ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो। इंडिया में अब प्रॉब्लम कहाँ है, गंगा के ऊपर गंगा के ऊपर कौन से डिस्चार्ज आ रहे हैं। सबसे पहले तो गंगा के आसपास जो जिन लोगों के घर हैं उनका डायरेक्टली सीवेज इसमें जाता है। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज गंगा के बिल्कुल साथ में बहुत इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, वो अपना सारा वेस्ट बिना ट्रीट के डंप करती हैं। उसके बाद तुम्हारे जितने भी रिलीजियस सेरेमनीज हैं, इतना तो तुम कूड़ा फेंक देते हो। कहीं पे भी पूजा करने गए, ठीक है, वहां पे देख लेना ऐसे ढेर से चीजें जा रही होंगी, एक पूरी थाली भरी जा रही होगी जिसके अंदर फूल पत्तियां सब कुछ होगा। अल्टीमेटली तो हम ये कहते हैं कि फूल पत्तियां भी तो डीकम्पोज हो ही जाती हैं इन्वायरमेंट, पर वो उस इन्वायरमेंट में डीकम्पोज होती हैं जिस इन्वायरमेंट में कैपेसिटी हो उसे डीकम्पोज करने की। गंगा की तो पहले ही इस वेस्ट को डीकम्पोज करने में जान निकली पड़ी है, इसे और ज्यादा तुम डाल के हम एक तरह से गंद ही डालते हैं, तभी तो गंगा के घाट इतने गंदे हुए पड़े हैं।
इसके कारण हमारी सिर्फ गंगा का पानी गंदा नहीं, अब गंगा के कारण क्या है, गंगा का पानी जो आसपास गंगा के शहर बसे हैं वहां पे इसकी पानी की सप्लाईज भी जाती हैं घरों में। तो अल्टीमेटली जैसे 2 साल पहले कानपुर शहर की रिपोर्ट आई थी, कानपुर में गंगा का जो पानी जाता है, लोगों को ना वहां पे इचिंग, नेचुरली खुजली की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, बिकॉज गंगा के पानी में इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट है कि वो जब हमारी स्किन के साथ रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली लोगों को इचिंग होनी होनी है। तो कानपुर शहर में इचिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब मैं स्पेसिफिकली सारे कानपुर वालों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी सरकार की रिपोर्ट है कि वहां पे स्किन डिजीजेस कारण, गंगा के पानी के कारण ये स्किन डिजीजेस हो रही है। चाहे ग्राउंड वाटर निकाल लो, ग्राउंड वाटर भी तो अल्टीमेटली यहीं से जा रहा है। ठीक है, तो हर चीज इसमें कवर हो जाती है। नेक्स्ट इज, यही बस इसके आगे ना पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो गंगा का बेसिन, तुम्हें ये क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है, जैसे कितनी स्टेट्स में उसका बेसिन लाई करता है, तो ये सारी स्टेट्स याद रखनी है। ये तुम्हें डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकता है। गंगा का बेसिन यानी कि गंगा की एक तरह से कोई ना कोई ट्रिब्यूटरी या कोई चीज, गंगा की पानी की सप्लाई है उसको, मतलब चाहे ट्रिब्यूटरीज दे रही हो, वो किन किन जगहों पे डायरेक्टली गंगा किस तरीके से फ्लो करती है, या तो खुद फ्लो करती है या उसके ट्रिब्यूटरीज इन एरिया से आती हैं। तो ये सारी स्टेट्स ऑप्शन के तौर पे याद रखनी है। ठीक है, उसके बेसिन का अगर क्वेश्चन आता है। वैसे अगर देखा जाए तो 5 मेजर स्टेट्स हैं जहां पे गंगा खुद फ्लो करती है। 5 कौन सी हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, जहां पे गंगा डायरेक्टली खुद है। ठीक है, 11 में मतलब बाकियों में उसके ट्रिब्यूटरीज ही हैं, 5 में वो खुद है। फिर इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन सी है, क्या है इसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स, क्या है विजन, क्या है, ये सारे डायरेक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे तो बहुत ही डायरेक्ट चीजें लिखी हुई हैं। अल्टीमेटली फंक्शंस के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, विजन के ऊपर ये 2 हिंदी की जो डेफिनेशन बीच में यूज की जा रही हैं। ये जो छोड़ हाँ, अविरल धारा क्या होती है और निर्मल धारा क्या होती है, ये तुम्हें वैसे पूछा जा सकता है। निर्मल का मतलब अनपोल्यूटेड, अविरल का मतलब होता है जो लगातार फ्लो कर रही है बिना किसी अड़चन के। ठीक है, क्लियर। फिर इसके डायरेक्टली फंक्शंस के ऊपर तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज वेस्ट बैंक टेरिटरी। अब इजराइल और पैलेस्टाइन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यूपीएससी पहले ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो पीसीएस या स्टेट सर्विसेज में आ सकता है। यूपीएससी में कम चांसेस होते हैं, पर यूपीएससी भी कई बार अपने क्वेश्चन रिपीट कर जाती है। जैसे 2014 और 15 में हुआ था, एक एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ऑप्शन तक नहीं चेंज किए, जो 2014 में क्वेश्चन था वही 2015 में आ गया। तो ऐसे ही ये, क्योंकि ऐसे इश्यूज खासकर इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज याद रखने वाली। 2 स्टेट सोल्यूशन, यूपीएससी में पहले क्वेश्चन आया था, 2 स्टेट सोल्यूशन किन के कन्फ्लिक्ट के लिए, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन था इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट। ये मैं तुम्हें इसका बताता हूँ। देखो ये जो लाल में नीचे मार्क्ड है ना, ये है इजराइल, ये है इजराइल की टेरिटरी। ठीक है, ये जितनी लाल में है, और ये जो बाकी टेरिटरी बची हुई है, ये वेस्ट बैंक की और ये गाजा की, ये पैलेस्टाइन के कंट्रोल में है। मतलब पैलेस्टाइन की है, कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल तो इजराइल ही बना के बैठा है, पैलेस्टाइन तो बेचारी कंट्री ही नहीं बची है। तो ओरिजिनली जब इजराइल बनाया गया था, तो एक बहुत बड़ा इशू था मुस्लिम वर्ल्ड और बाकी दुनिया में, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, ये इजराइल को जगह देना चाहते थे यहाँ पे।
ठीक है, वर्ल्ड वॉर्स के बाद। और यहाँ पे अरब्स चाहते थे कि एक देश बनाया जाए पैलेस्टाइन, वो भी इस्लामिक देश होता और ये पैलेस्टाइन वालों की जमीन होती। इसके पीछे आज तक अरब वर्ल्ड और तुम्हारा इजराइल 3 वॉर्स भी लड़ चुका है, इजराइल ने सारी वॉर्स जीती हैं। ठीक है, और रिपीट करना, मेरा बीच में लैग हो गया था। एक मिनट, कहाँ से रिपीट करूं? इस रेड वाले, मतलब जब आपने बता दिया कि इसराइल ये वाला है और वेस्ट बैंक, उसके बाद। ठीक है, हाँ देखो, इजराइल के पास ये रेड वाली टेरिटरी है और ये जो ग्रीन वाली है इसे हम पैलेस्टाइन का पार्ट कहते हैं। कब्जा इसके ऊपर इजराइल ने किया हुआ है। ये कब्जा कब किया था? अरब वर्ल्ड ने ना बहुत बारी कोशिश की है, मतलब इधर इजिप्ट पड़ जाता है, तुम्हारा जॉर्डन पड़ जाता है, ठीक है, ऊपर से तुम्हारा लेबनान जैसे ये सारी कंट्रीज, सीरिया, ये सारी पड़ती हैं। इन सब ने, ये सारे अरेबियन कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये क्या चाहती थी, यहाँ पे मुस्लिम देश पैलेस्टाइन बनाया जाए। ये जो इजराइल है, यहाँ पे जो रिलीजन है उसे कहते हैं जुडाइज्म, तो लोगों को कहते हैं जूस। जूस, ठीक है, जुडाइज्म रिलीजन है इनका और इन्हें जूस कहते हैं। तो ये जो लोग हैं इन्हें अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, बिकॉज इस्लामिक कंट्रीज जो इनके आसपास हैं वो बहुत ही कट्टर हैं और वो नहीं चाहती इसराइल एग्जिस्ट भी करे। ठीक है, एक टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं चाहती थी इसराइल, पूरा अरब वर्ल्ड ही नहीं चाहता था, सऊदी अरेबिया, ईरान, कोई भी नहीं चाहता। तो इस कारण हर कोई जोर लगाता है कि किस तरीके से इसराइल खत्म हो जाए। उस जमाने में तो बहुत जोर लगाया इन्होंने, पर इसराइल ने लड़े और इसराइल हर लड़ाई जीतता भी है। मैप पे देखोगे जिन कंट्री से जीता है उन कंट्रीज का ये 10% एरिया भी ना बने, और इसने हर कंट्री को हराया है। ठीक है, तो किस कंट्री की कितनी बड़ी फौज है, किस कंट्री के पास कितने हथियार हैं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लोगों के अपने करेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन जीतेगा। तो यही चीज यहाँ पे स्टैंड की है, इसराइल इसराइल टिका रहा है। तो इसराइल ने क्या किया था 1967 में, जब वॉर हुई ना, 67 की वॉर में अरब्स को हरा के पूरे वेस्ट बैंक के एरिया पे कब्जा कर लिया था और गाजा पे भी कब्जा कर लिया था, और पहले तो यहाँ तक भी कब्जा था, इजिप्ट की आधी टेरिटरी पे भी कब्जा कर लिया था। ये तो खैर इजिप्ट की टेरिटरी तो वापस कर दी थी, पर ये जो पैलेस्टाइन का एरिया है ना, इसके ऊपर ओवर द टाइम अब इसराइल कर क्या रहा है, अपने लोगों को वेस्ट बैंक में घर बनवा बना के दे रहा है ताकि इस एरिया पे जूस ही जूस बढ़ जाए। बाद में क्या करेंगे, बाद में कह देंगे कि यहाँ पे तो जूस ही रहते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली इसराइल का ही पार्ट हुआ। ठीक है, आप इस पे कहाँ क्लेम कर रहे हो, ये तो इसराइल का ही पार्ट होगा क्योंकि इसमें तो जूस ही रह रहे हैं। तो इसी कारण, इसीलिए गाजा में भी हमेशा जब इसराइल की वायलेंस पड़ोगे, इन्हीं दो एरियाज में वायलेंस होती है। तो इन दोनों में सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? देखो, इसराइल वेस्ट बैंक देने को तैयार है और यहाँ पे एक पैलेस्टाइन की कंट्री बसाने को तैयार है। ठीक है, सिर्फ एक दिक्कत है कैपिटल शहर में, मतलब कैपिटल है नहीं दोनों, पर एक शहर को दोनों अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं। वो कौन सी कैपिटल है? वो है तुम्हारी जेरूसलम। जेरूसलम जो एक शहर है, ये दुनिया के 3 रिलीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जूस के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस्लाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों रिलीजन्स के लिए एक शहर इंपॉर्टेंट है। तीनों का किस तरीके से इस शहर से कनेक्शन है, ठीक है, रिलीजन के हम लेक्चर पे नहीं है, तो खासकर क्रिश्चियनिटी का तो ओरिजिन ही यहाँ से हुआ है। ठीक है, जूस के जो उनका नाम भूल गए, जो उनके मेन लीडर थे, वो उन्हें यहीं लेके आए थे,
और इस्लाम का भी कनेक्शन है। इस्लाम की थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मक्का मदीना के बाद तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर पड़ता है वो यरूशलेम पड़ता है। तो इस कारण खास, चलो क्रिश्चियंस का तो तब भी इस लैंड पे कहीं कब्जा नहीं है, पर जूस और इस्लाम के बीच में लड़ाई इस शहर को लेके है और वो बॉर्डर पे पड़ता है शहर। तो दोनों में लड़ाई किस चीज की है? दोनों में लड़ाई इस चीज की, जेरूसलम किसकी साइड को लाई करता है। तो पहले सोल्यूशन ये भी निकाला गया था जेरूसलम को आधा आधा कर लेते हैं, पर अब इसराइल विनर है, पैलेस्टाइन के पास कुछ भी नहीं है, तो इस कारण इसराइल क्यों ही शेयर करेगा अपनी टेरिटरी। तो इस कारण ये पूरा कन्फ्लिक्ट है। इंडिया की तरफ से हमेशा जो बयान आएगा वो यही आएगा कि इंडिया 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। वो 2 स्टेट सोल्यूशन हमेशा इजराइल और पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, हम पैलेस्टाइन को इसलिए सपोर्ट करते हैं, हमारी नेटिव मुस्लिम पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से ऑफेंड ना हो कि हम मुस्लिम वर्ल्ड को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और इसराइल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इस कारण हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो हम दोनों के बीच में बस शांति चाहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पे। ठीक है, तो ये पूरी बात है। अब इजराइल की कैपिटल यरूशलेम या दूसरी तेल अवीव? तल अवीव है, यरूशलेम बनाना चाहते हैं वो। ठीक है, पर ऑब्वियसली अभी कंट्रोवर्सी में रहती है, इस कारण कोई भी उसे बना नहीं पाता। जब तक तब तक यरूशलेम को अपनी कोई कैपिटल डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसी कारण इसराइल की कैपिटल तल अवीव है। ठीक है, तभी पिछले साल एक अमेरिका ने अपनी जो तुम्हारा एम्बेसी होती है हर देश, एम्बेसी तेल अवीव से मूव करके यरूशलेम में शिफ्ट कर दी। अब इससे होता क्या है, देखो जो तुम्हारी एम्बेसी होती हैं हर कंट्री की, जैसे इंडिया में, इंडिया के जितने भी कंट्रीज से हमारे फॉरेन रिलेशन, सबकी एम्बेसी इंडिया में होगी, पर एक ही शहर में होगी वो सारी, वो होगी दिल्ली में। क्योंकि एम्बेसीज हमेशा कैपिटल शहर में ही होती हैं और कहीं नहीं होती। से अपनी एम्बेसी यरूशलेम में मूव कर दी, जो उनकी एम्बेसी टू दी इजराइल थी। तो एक तरह से यूएसए ने इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर दिया कि यरूशलेम इजराइल को मिलना चाहिए एज अ कैपिटल। तो पिछले साल मुस्लिम वर्ल्ड, खासकर तुम्हारे अरेबियन कंट्रीज बहुत ज्यादा नाराज थी तुम्हारे यूएसए के साथ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, पर वही डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी है, उसने कर दिया सो कर दिया। सर बेसिकली जेरूसलम मतलब है किथे आ? अगर तुमने विजिट करना है तो तुम्हें इजराइल जाना पड़ेगा, इजराइल के कब्जे में है। ठीक है, मतलब इजराइल इजराइल के कब्जे च, ठीक है। हाँ, इजराइल और पैलेस्टाइन जो बनना था, पैलेस्टाइन बना ही नहीं पूरे के ऊपर, क्योंकि इजराइल का कब्जा है। अगर पैलेस्टाइन और इजराइल बन जाते तो उनके बीच में एक बॉर्डर बनती, वो बॉर्डर जो थी वो जेरूसलम के बीच में से निकलती, बिकॉज दोनों कंट्रीज चाहती कि ये हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। इस टाइम पैलेस्टाइन के पास कोई टेरिटरी ही नहीं है। मतलब हले ਜਿਹੜਾ पैलेस्टाइन है वो बनया नहीं हैगा। उसके एरिया पे सर कब्जा हो गया बहुत ना, कंफ्यूजिंग है। इजराइल ने उसके एरिया पे ही कब्जा कर लिया। देखो ये जो मतलब लाल ठीक है वाला नहीं, उन्होंने ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ हाँ जी, ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ इजरा ਜੈਰੂਸਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਰਾइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ना? हाँ जी बिल्कुल, वो कन्फ्लिक्टिंग एरिया है। ठीक है, अब समझ आ गया? हाँ जी। ठीक है, चलो। हाँ जी, गोलन हाइट्स का क्या इशू है? गोलान हाइट्स भी इसकी बॉर्डर पे पड़ती हैं। गोलान हाइट्स पे जो बेसिकली 1967 और ये सारी वॉर्स हुई थी ना, वो गोलान हाइट्स पे शुरू हुई थी। 67 वाली वॉर्स, वो ये वेस्ट बैंक की साइड ही पहाड़ पड़ते हैं, उस साइड हुई थी वो। ठीक है, गोलान हाइट्स भी वेस्ट बैंक में पड़ती थी, पर अब क्या कहते हैं, वो भी इनके कब्जे में है, इजराइल के कब्जे में है। ठीक है, जब सीरिया ने हमला करने का सोचा था, पहले सीरिया के कंट्रोल में थी गोलान हाइट्स, तो इन्होंने सीरिया को हरा दिया और अल्टीमेटली कब्जा भी कर लिया उसके ऊपर।
नेक्स्ट इज करंट अकाउंट सरप्लस। अब जो इंडिया का करंट अकाउंट है वो थोड़ा सा सरप्लस में आया है, पर ये कोई अच्छी चीज नहीं मानी जाती, मतलब इंडिया के लिए नहीं है करंट अकाउंट सरप्लस। इस कंडीशन में मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले करंट अकाउंट होता क्या है। देखो, हर कंट्री कुछ चीजें एक्सपोर्ट करती है, क्या हो रहा है, हर कंट्री कोई ना कोई चीज एक्सपोर्ट करती है और कोई ना कोई चीजें इंपोर्ट करती है, बाहर से चीजें मंगाती है। अल्टीमेटली तुम्हें इसकी पेमेंट या तो रिसीव करनी है या तुम्हें पे करना है, बिकॉज अगर तुमने ज्यादा चीजें मंगाई हैं तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, दूसरे ने अगर ज्यादा चीजें मंगाई हैं तो उसे पे करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है, तो हमारी फिगर प्लस में आएगी, मतलब पॉजिटिव में आएगी, तो उसे कहते हैं सरप्लस आ गया। पर अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है, तो होता है हमारा डेफिसिट, के घाटा है, घाटा हुआ है। ठीक है, ये होता है करंट अकाउंट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स का जो खाता है उसे कहते हैं करंट अकाउंट। अब मैंने क्यों बोला कि हमारे लिए कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। बेसिकली हमारा सरप्लस इसलिए ज्यादा आया है क्योंकि कुछ पिछले महीनों में जनवरी जो मार्केट जो डेटा निकला है, इसमें हमने इंपोर्ट्स कम किए हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। इससे एक बहुत अलग पिक्चर जो है वो ये देखने वाली बात है कि हमारे एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है ओवर द टाइम, वो ना वैसे एक्चुअली गिरती जा रही है। पिछले एक साल से हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू गिरती जा रही है और हम इंपोर्ट्स भी मतलब कम मंगा रहे हैं। ये अब इस फिगर की तरफ ये ट्रेंड है कि इंपोर्ट्स कम आ रहे हैं। तो ये कौन से इंपोर्ट्स कम आ रहे हैं? देखो, हमारे जो इंडिया के जो मेजर इंपोर्ट्स है ना, वो है हमारी इंडस्ट्री के यूज के इंपोर्ट्स। जो हमारी इंडस्ट्री को कोई रॉ मटेरियल चाहिए या कोई प्रोडक्ट बाहर से मंगा के उसे असेंबल हम इंडिया में करते हैं, ये होते हैं हमारे इंपोर्ट्स। अगर ये गिर रहे हैं यानी कि तुम्हारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर रही है। ठीक है, तभी तो, अगर नहीं तो दूसरी साइड जब हम किसी और करंट अफेयर में ट्रेंड आएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स भी क्योंकि गिर रहे हैं। नहीं तो अगर ये मतलब सरप्लस ऐसे भी हो सकता था कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट उतने ही है। हमारी ये दोनों फिगर गिर रही हैं, बस इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा गिर रहे हैं यानी कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ज्यादा गिर रही है। तो ये खुशी से ज्यादा ट्रबलिंग ट्रेंड ज्यादा है कि मतलब और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, बिकॉज एसेंशियल इंपोर्ट्स कभी बंद नहीं होने चाहिए। तुम्हारी इंडस्ट्री की जो जरूरतें हैं जो बाहर से पूरी होती हैं, वो अगर गिरनी शुरू होगी तो तुम्हारी यानी कि इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो रही है या वो अपनी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं पहले से। वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ਸਰ हाँ ਕਰੂਡ जी, ਆਇਲ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੇ ਸੀਗੇ। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ हाँ हाँ। ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ मार्केट 'ਚ। नहीं तो अगर तुम्हारा इंपोर्ट में अगर तुम्हारा क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, तो इंडिया जो सबसे लार्जेस्ट कमोडिटी इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ना, वो भी वो रिफाइंड ऑयल है। रिफाइनरी से जो प्रोडक्ट्स जाते हैं हमारे इंडिया में क्या आता है, जो कच्चा तेल है। देखो, जो हमारे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन सारी कंट्रीज के हमने साथ क्या सेटिंग उठाई हुई है, ये सारे देशों में ना रिफाइनरीज इतनी अच्छी नहीं है। ये क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, तेल इंडिया में भेजते हैं। इंडिया में इन तो एक कच्चे तेल से उन्हें पेट्रोल, डीजल, अलग अलग वैसलीन, जेट फ्यूल, ये सारे कैटेगरीज में बांट के सारी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर हमारा इंपोर्ट सबसे बड़ा तेल का बिल है, हमारा एक्सपोर्ट भी सबसे बड़ा उसी में ही है। तो अगर एक साइड उसकी प्राइस गिरती है तो दूसरी साइड हमारे एक्सपोर्ट्स की प्राइस भी गिरती है। तो ऐसा नहीं है, हमारे क्या कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हमारे जो क्रूड ऑयल है ना, ये हमारे लिए डबल वरी होती है। बढ़ेगा तो कंज्यूमर्स को तकलीफ होती है, पर हम एक्सपोर्ट पे पैसे भी ज्यादा कमाते हैं। दूसरी साइड अगर कम होगा तो चलो कंज्यूमर को अगर बेनिफिट दोगे, पहले तो अब दे ही नहीं रहे बेनिफिट तो, पर अगर बेनिफिट दें, एक्सपोर्ट तो तब भी गिरा हुआ है। तो हमारे लिए टू साइडेड स्वॉर्ड जैसा है कि दोनों साइड से कहीं ना कहीं तो कट लगेगा ही लगेगा।
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੈਂਡੇमिक ਦੇ टाइम, है ना। देखो वो जो प्राइस था ना कि जो नेगेटिव में हो गया था, देखो माइनस में कोई तेल नहीं बेचने वाला, नहीं माइनस में मतलब बहुत घट गया सी ਉਹਦਾ रेट, है ना। रेट कम है, पर वो जो न्यूज आई थी, मुझे पता है वो जो न्यूज आई थी जो माइनस में भी चला गया था, हाँ वो जी थी चलो आपकी स्टोरेज फैसिलिटी की न्यूज, ठीक है। और वो पुराने परचेज के ऊपर, उसके ऊपर स्टॉक मार्केट का रिलेशन होता है। वो स्टॉक मार्केट में एक होता है फ्यूचर्स करके, कि फ्यूचर की जो ट्रेडिंग होती है उसका प्राइस क्रैश हुआ था, पर वो फ्यूचर से कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हुआ क्या था, दुनिया भर में फ्यूचर्स होता क्या है कि मैंने किसी को लेट्स सपोज जनवरी 2020 में तब तेल का दाम था लेट्स सपोज $20 पर बैरल पे मुझे इंटरनेशनल मार्केट पे मिल रहा था। मैंने उसे उस रेट पे बुक करके कहा कि मुझे मई 2020 में डिलीवर कर देना ये तेल, तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसे कहते हैं फ्यूचर। मैंने कोई फ्यूचर की डेट उसके साथ डिसाइड कर ली है जब उसने डिलीवरी देनी है। अब जब मई 2020 का टाइम आया, सारी दुनिया लॉकडाउन में थी, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज लॉकडाउन में थी या उससे अभी इमर्ज हो रही थी, तो जिन्हें ये डिलीवरी जानी थी बनके, उन्होंने लेने से मना कर दिया, ठीक है, कि हमारे पास तेल रखने की जगह नहीं है तो हम ये नहीं ले सकते। तो हुआ क्या, इसे स्टोरेज की प्रॉब्लम आ गई कि तेल को स्टोर कहाँ किया जाए, जो अब निकाल लिया। इस कारण वो सिर्फ स्टॉक मार्केट पे दिखता है कि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस क्रैश हो गए हैं, अल्टीमेटली नेगेटिव में प्राइसेस कभी नहीं जा सकते, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि तुम पेट्रोल पंप पे जाओ, तुम 10 लीटर टंकी भरवा लो और उसे कहो चलो मुझे 500 रुपए भी दे दो, ऐसे थोड़ी हो सकता। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ही ਭੇਜਦੇ ਹੋਣਗੇ इंडिया। हम देखो ये जो प्राइस होता है, जो तुम इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस पढ़ते हो, ये क्रूड कच्चे तेल का दाम होता है। इसके बाद क्रूड ऑयल को तुम कहीं यूज नहीं कर सकते। अभी क्रूड ऑयल के बाद इस तेल को रिफाइनरी में जाना होता है। रिफाइनरी में क्या होता है, इसे एक्सेस प्रेशर और हीट में ट्रीट किया जाता है, जिसके अल्टीमेटली बाद तुम्हारे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलेंगे, जैसे कि पेट्रोल डीजल, ये अलग अलग कलेक्ट होते हैं, वो जाके तुम अल्टीमेटली बेचते हो। तो क्रूड ऑयल प्लस जो रिफाइनरी की कॉस्ट है, ये तो जुड़नी ही जुड़नी है, ठीक है, ये तो जुड़नी ही जुड़नी है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल सरकार अपने टैक्स लगाती है, स्टेट की सरकार अपने टैक्स लगाती है, और अल्टीमेटली तुम्हें फ्यूल प्राइसेस पहुंचता है। फिर आजकल अगर तुमने एक और देखा हो, तुम्हारे डीजल जो है, डीजल की गाड़ियां तभी अब लेने का कोई फायदा नहीं रहा, डीजल व्हीकल्स का। पेट्रोल और डीजल के दाम ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, कई जगह पे तो डीजल क्रॉस भी कर गया, DIE, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है ये ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं। तो डीजल इतना महंगा क्यों हो रहा है? बेसिकली डीजल है तो चीप ऑल्टरनेटिव, पर डीजल जो है ना, ये पोल्यूटिंग ज्यादा है। इसके कारण डीजल के ऊपर ना अलग से एनवायरमेंट टैक्स लगाया जाता है। सारी दुनिया अपना इस टाइम पेरिस एग्रीमेंट के बाद अपना क्लाइमेट साफ करने की कोशिश कर रही है, क्लीनिनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे जो फ्यूल्स हैं जो ज्यादा पोल्यूटिंग है, इन्हें अब पीनलाइज किया जा रहा है। पीनलाइज का मतलब है कि इनके ऊपर एक तरह से लोगों के ऊपर जबरदस्ती कॉस्ट इंपोज की जा रही है कि लोग ये फ्यूल को यूज करना बंद करें, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव हमारा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उसे सरकारें पुश दे रही हैं ताकि इस साइड पेट्रोल बचे, दूसरी साइड ईवी आने शुरू हो जाए, डीजल खत्म कर दिया जाए। लॉन्ग टर्म में सरकार का ये प्रोग्राम है। तो कोई अगर कार लेने की सोच रहा है तो मैं बता दूं कि फ्यूचर ट्रेंड में डीजल
पेट्रोल से महंगा ही होगा, सस्ता नहीं होने वाला। ठीक है, तो याद रखना, ये सोच के ही कर लेना। तो क्वेश्चन सी हाँ जी, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਧੇ ਘੱਟਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵਾਧੇ ਘੱਟਦੇ ਆ? ਜੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, नहीं तो फिर जब क्लास खत्म होगी ना अगली उस तो बाद समझा दियो। देखो मैं बता देता हूँ, जो हम इंटरनेशनल प्राइस, सबसे बड़ा जो वेरिएंट होता है ना वो इंटरनेशनल प्राइसेस होते हैं। एक जो हम बेंचमार्क यूज करते हैं उसे कहते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है? ब्रेंट वो वाला क्रूड ऑयल होता है जो तुम्हारे नॉर्थ सी से निकलता है। ये मैंने तुम्हें पहले करंट अफेयर में समझाया था। नॉर्थ सी से ये तेल निकलता है, कच्चा तेल। नॉर्थ सी कहाँ पड़ता है? तुम्हारे अपने यूनाइटेड किंगडम के साथ देखना, वहां पे एक साइड नॉर्वे, एक साइड यूके है, एक साइड डेनमार्क है, उनके बीच में जो सी है ना वो नॉर्थ सी है। यहां से जो तेल निकलता है ये स्वीट होता है। ठीक है, स्वीट का क्या मतलब है? इस स्वीट का मतलब होता है इसमें सल्फर लो होती है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी भी लो होती है, तो इसे बेस्ट तेल माना जाता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट तेल होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, क्योंकि इसमें सल्फर भी कम है जो पोल्यूटिंग सब्सटेंस है, और इसकी डेंसिटी भी कम है तो गाढ़ा नहीं है ज्यादा, तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी का तेल माना जाता है इसे। तो ये इसे ना बेंचमार्क माना जाता है। दुनिया में जहां ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस जाते हैं ना, इंडिया की मार्केट में भी प्राइसेस जो रोज सुबह 6 बजे चेंज होते हैं, वन ऑफ द इंडेक्स उसमें ब्रेंट, सुबह रोज 6 बजे चेंज होने का इंडेक्स ये है, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये पूरे दुनिया के ट्रेंड को एक तरह से रिकॉर्ड करता है। ज्यादातर कंट्रीज ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मानती हैं। यहाँ पे जो प्राइस होगा, इंडिया उसके अपने डेली प्राइसेस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। प्लस हमारे यहाँ पे बहुत सारे टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, फिर को सेस, जैसे तुम जब तेल डलवाते हो, तुम हाईवेज को मेंटेन करने का एक सेस भी भर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे नेशनल हाईवेज के लिए एक सेस लिया जाता है, वो भी तुम्हारे तेल से कलेक्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटे टैक्स जोड़ जोड़ के तेल तुम्हारा एक्चुअली इतना महंगा हुआ है। टैक्स भी स्टेट अलग लगाती है, सेंटर अलग लगाती है। ठीक है, तो मेन जो कंपोनेंट है, मतलब जो डेली प्राइसेस में वेरिएशन आता है, ये तो चलो टैक्सेस, ये तो बहुत टाइम बाद ही सारी चीजें चेंज होती हैं। जो फ्रिक्वेंटली चीज चेंज होती है, जो डेली बेसिस पे हम प्राइसेस थोड़े बहुत चेंज करते हैं, वो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल के कारण करते हैं। फिर सारी कंट्रीज से सेम ही चलदा फिर एक हिसाब नाल? हाँ जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट जितनी कंट्रीज, मतलब ये अब कंट्रीज की मर्जी है, वो इस इंडेक्स को मानना चाहती हैं, किसी और इंडेक्स को मानना चाहती हैं। हर ऑयल कंट्री का तो अपना अपना इंडेक्स होगा। नॉन ऑयल कंट्रीज दुनिया में ज्यादातर ब्रेंट क्रूड ऑयल को मानती है। जैसे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे यूके, चाइना, ठीक है, यूएसए, कनाडा, वो सारे ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस डिसाइड करते हैं। ओरिजिनल सर ब्रेंट क्रूड ऑयल ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ डिसाइड ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? इनकी अपनी देख के एसोसिएशन, इंडिया। ये तो डिपेंड करेगा ओके कि वहां पे प्रोडक्शन कितनी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। डिमांड और सप्लाई होती है ना इकोनॉमी में, डिमांड और सप्लाई कितनी है उसी के अकॉर्डिंग हमेशा प्राइसेस डिसाइड होते हैं। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ब्रेंट क्रूड ऑयल ਦੀ ਆ, हाँ बिल्कुल, फिर ठीक है, ਉਹ ਤੋਂ देख के बाकी कंट्रीज देखਦੀਆਂ। ओके हाँ सर। जी बिल्कुल। ਸਰ ਜਿਹੜੇ OPEC ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ? वो अलग, वो अड्डा, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अरेबियन लेड, मतलब मेजर कंट्री उसमें जो सऊदी अरेबिया लेड ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक। ठीक है, ओपेक भी यही करता है कि दुनिया में प्राइजेस, ऑयल प्राइजेस को हाई रखने की खासकर कोशिश करता है। ऑयल सप्लायर ग्रुप्स की एक कॉमन वॉइस बनने की कोशिश करता है। पर ओपेक ओवर द टाइम दुनिया में इररेलेवेंट होता जा रहा है। आने वाले 10 साल में ओपेक इररेलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़ रही हैं, तो ओपेक को वॉइस खत्म होती जा रही है। और इन सारी कंट्रीज में क्या है, जैसे कि रशिया ओपेक का पार्ट नहीं है, तो रशिया क्या करता है, रशिया बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है, तो रशिया को जब अपना तेल बेचना होता है, रशिया बहुत सस्ते में बेचना शुरू कर देता है, तो ओपेक को भी फिर सस्ता करना पड़ता है दाम। तो धीरे धीरे ओपेक की आवाज खत्म होती जा रही है दुनिया में। ਸਰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਚ OPEC ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ।
हाँ, शेयर तो सबसे ज्यादा ओपेक का ही है, पर अगर दूसरी कंट्री अचानक प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू कर देगी तो अब ऑब्वियसली तुम्हारी कंट्री में हमेशा फर्क पड़ेगा, तुम्हें भी प्राइस गिराने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन ओपेक के अगेंस्ट बन रही है बायर्स की, जिसे चाइना और इंडिया मिलके लीड करने की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑयल परचेज करती हैं। 3 कंट्रीज लगा लो जो दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल परचेज करती हैं, तीनों ही इसमें जुड़ना चाहती हैं, यूएसए, इंडिया और चाइना। चाहे चाइना के साथ दोनों की नहीं बनती, पर कई फ्रंट्स में हम एक साथ भी काम करते हैं जैसे, तो उसमें क्या करेंगे, जो हम बायर्स हैं, हम तेल के खरीदार हैं, हम अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस डिसाइड करवाने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे। क्योंकि अगर हम सप्लाई लेना कम कर देते हैं, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, या कोई स्पेसिफिक कंट्रीज को दूसरों से ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, दूसरे को प्राइस अपने आप गिराना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसे प्राइस बेचना भी तो है। आज तक वो सारे माफिया की तरह ट्रीट कर रहे थे, अब बार्गेनिंग पावर हमारी तरफ ज्यादा आ रही है, बिकॉज तेल की इंपॉर्टेंस दुनिया में कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली हम उस बार्गेनिंग पावर को यूज करना चाहते हैं, तो तेल और सस्ता करवाएंगे आने वाले टाइम में, अभी नहीं। ठीक है, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आने वाला टाइम मतलब 10-15 साल। हाँ, 10 को साल तो लगाओ।